नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की इलेक्शन रिपोर्टर टीम आज एटा में है। एटा का वही हिस्सा जिसका नाम जलेसर है। जलेसर के घुंघरू अगर बजते हैं तो शास्त्रीय घरानों को आवाज मिलती है और वह घुंघरू पूरे देश और दुनिया में जो है सुने जाते हैं। और यही नहीं, अभी अयोध्या में जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहां पर 2100 टन किलो का जो घंटा चढ़ा, जिसकी ओंकार ध्वनि सैकड़ों मीटर तक जाती है, वह भी जलेसर का ही बना हुआ था। लेकिन जलेसर इसके अलावा भी कुछ बनाता है, राजनीति बनाता है, राजनीति में लोगों को बनाता है और कहीं न कहीं राजनीति के संतुलन को बनाता और बिगाड़ता रहता है। एटा से ही सटा हुआ स्थान है जलेसर, तहसील हेडक्वार्टर है। यहाँ पर मंदिर के घंटे बनाए जाते हैं। बताया जाता है कि यहाँ के मंदिर के घंटे सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि पीतल का कारोबार देश और दुनिया में तो बहुत जगह होता है, लेकिन यहाँ के घंटों से निकलने वाली ओंकार ध्वनि और कहीं नहीं पाई जाती है। खास बात यह है कि भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इसी फैक्ट्री से 2100 किलो का घंटा भेजा गया था। हम बात करते हैं आदित्य जी से, जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं। किस तरह से उन्होंने घंटे को तैयार करवाया, क्या विचार मन में आया, और जब तमाम सारी राजनीतिक परिस्थितियां और चुनाव भी चल रहे हैं तो उसके संदर्भ में किस तरह से देखते हैं। ये बड़ा ही गौरव की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुकंपा से 2100 किलो का अयोध्या में घंटा लगाया गया। उनकी परमिशन, उनकी अनुमति के बाद श्री चंपत राय जी ने वहाँ परमिशन दी घंटा लगाने की। जलेसर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है घंटा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको घोषित किया। ये जलेसर के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और घंटा यहाँ से जो बनाया गया उसका कारण है कि यहाँ की मिट्टी की गूंज, यहाँ की मिट्टी में डले हुए घंटे में जो गूंज आती है वो पूरे इंडिया में कहीं पर किसी घंटे में ऐसी ओमकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। और जो हमारे परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें ये भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करने का सौभाग्य हुआ है, इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। क्योंकि ये हमारी पीढ़ी है जो 500 साल बाद ये मंदिर को बनते हुए देख रही है। हम और आप दोनों के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम और आप दोनों ही लोग इस बात के गवाह होंगे कि अयोध्या में श्री राम भगवान को हम अपने जो है मंदिर में प्रतिष्ठापित होते हुए देख रहे हैं। इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। चाहे मंदिर में घंटों की बात हो या फिर शास्त्रीय घराने के वो तमाम सारे कथक, भरतनाट्यम, घुंघरूओं की बात हो, घुंघरू भी जलेसर में ही बनाए जाते हैं और उन घुंघरूओं के बारे में भी हम बताएंगे। मंदिर के घंटियों तक ही सीमित नहीं है, घुंघरूओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सजावटी सामान यहाँ पर ऐसे बनते हैं जो विदेश में निर्यात किए जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मेरी कंपनी का नाम शुभम इंटरनेशनल है। हम अपने सभी प्रोडक्ट को 100% एक्सपोर्ट करते हैं, जिनकी यूएसए, दुबई, रशिया और आपके यूरोप में बहुत डिमांड रहती है। और जो नाचने में, भरतनाट्यम में घुंघरू भी आता है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनता जलेसर के अलावा। जो यहाँ की खनक है आपको कहीं नहीं मिल सकती। इस समय थोड़ा युद्ध की परिस्थितियाँ चल रही हैं, इसकी वजह से कारोबार थोड़ा हल्का भी है और रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सरकार से निवेदन है कि थोड़ा सा रॉ मटेरियल की प्राइस पर कंट्रोल करें। यहाँ के घुंघरू, यहाँ के घंटे और ये तमाम सारे सजावटी सामान देश से बाहर जाते हैं तो यहाँ की कला और यहाँ की समृद्धि भी निश्चित रूप से दिखाई देती है। हम अपनी बात को शुरू करने से पहले देख लेते हैं, आइए अपनी एक रिपोर्ट। एटा की धरती सूफी और सियासत का अनोखा मेल है। एटा में ही महान सूफी शायर अमीर खुसरो का भी जन्म हुआ। और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी। राजनीतिक तौर पर एटा बेहद अहम है और इसे कल्याण सिंह का गढ़ कहा जाता है। 2014 से यहाँ चुनाव जीत रहे कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया बीजेपी की हैट्रिक जीत दिलाने के इरादे से मैदान में उतर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरण से वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की है, जबकि बसपा ने अपना मुस्लिम कार्ड खेला है। अब जब एटा सीट पर लड़ाई दिलचस्प होने वाली है तो एटा के रण में कौन से धुरंधर उतर रहे हैं, इसे भी आपको बताते हैं।
राजवीर सिंह बीजेपी, देवेश शाह के एसपी, मोहम्मद इरफान बीएसपी। एटा लोकसभा सीट की सियासत कभी दिग्गजों की विरासत हुआ करती थी। बीजेपी के महादीपक सिंह शाह के इस सीट पर लगातार 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली सीट पर 2009 में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कब्जा था। वहीं बाद में 2014 से ये सीट उनके बेटे राजवीर सिंह को मिल गई और उन्होंने 2014 में बड़ी जीत दर्ज कर अपने पिता की विरासत को बखूबी आगे भी बढ़ाया और 2019 में भी अपना परचम फिर से लहराया। राजवीर सिंह बीजेपी 5,45,000 वोट पाकर विजयी हुए। देवेंद्र यादव सपा दूसरे नंबर पर रहे। देवेंद्र यादव को 4,22,000 वोट मिले। हरिओम निर्दलीय को 6,339 वोट मिले हैं। लोधी यादव बहुलेटा लोकसभा सीट पर शाह के वोटर्स का रुख निर्णायक माना जाता है। शायद शाह के वोटर्स की गणित मन में रखते हुए ही सपा ने इस बार शाह के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और सपा के इस फैसले से बीजेपी के सामने शाह के वोट बैंक को बचाए रखने की चुनौती भी है। एटा लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा सीटें भी आती हैं, जिनमें कासगंज, अम्बापुर, पटियाली में शाह के वोटर्स ज्यादा हैं। 2022 के विधानसभा के चुनावों में इन 5 बीजेपी 4 सीटें जीती थी, लेकिन जो एक सीट बीजेपी हारी थी उस सीट पर शाह के वोटर्स का ही दबदबा है, जिस पर इस वक्त सपा का कब्जा है। इसलिए एटा की लड़ाई शाह के वोटर्स को साधने की है। एटा की 5 विधानसभा सीट और उन पर किनका कब्जा है वो भी आपको बताते हैं। कासगंज बीजेपी, अमापुर बीजेपी, पटियाली एसपी, एटा बीजेपी, मारहरा बीजेपी। राजवीर सिंह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि उनको कल्याण सिंह जैसे बड़े नेता के बेटे होने का फायदा मिलता रहा है, लेकिन इस बार ये भी माना जा रहा है कि 2014 की मोदी लहर में पहली बार चुनाव जीतने वाले राजवीर के लिए इस बार की डगर पहले से थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इस बार उनके सामने सपा ने एटा के बाहुल्य आबादी वाली जाति शाक्य से ही प्रत्याशी उतारा है। इससे सपा की कोशिश बीजेपी के पुश्तैनी वोट बैंक में सेंध लगाने की है। अब सपा का ये दांव कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर इतिहास की माने तो विपक्ष में प्रत्याशी चाहे जिस जाति का हो, एटा की जनता बीजेपी पर ही अपने वोट का मुहर लगा सकती है। देश में जब भी चुनाव होते हैं तो आधी आबादी की कहीं न कहीं सबसे ज्यादा चर्चा होती है और इस चर्चा को लेकर के आज नहीं लगभग पिछले 70 सालों से लगातार आधी आबादी को कितना अधिकार दिया जाए, कितना उसे राजनीतिक या शैक्षिक रूप से उसको बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। और इस चर्चा के बीच में आज की चर्चा भी हम उसी आधी आबादी से शुरू करना चाहते हैं। क्या पिछले सालों में जो है कितना कुछ एटा के विकास के लिए काम हुआ और क्या एटा के लोगों को फायदा मिला? पिछले सालों से देखिए से इस बार जब से हमारे मोदी जी की सरकार आई है काफी महिलाओं को भी फायदा हुआ, पुरुषों को भी फायदा हुआ और जो मोमडन वर्ग के जो हैं भाई उनको भी बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि हमारी सरकार का है सबका साथ सबका विकास। वो किसी एक जाति को लेकर के नहीं चल रहे हैं, वो सभी को साथ में लेकर के चल रहे हैं। गैस सिलेंडर मिले हैं जो कि सभी को मिले हैं और शौचालय मिले हैं वो भी निःशुल्क सभी को मिले हैं। आवास योजना मिली है वो भी सभी को मिली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिला है वो भी सभी को मिला है। सभी लाभ ये सभी को दिए जा रहे हैं। मैं शायद गिनाऊंगी तो यहाँ काफी लोग इकट्ठे हैं, सभी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज भी हमारे इसमें बना हुआ है, जो कि कभी हारी बीमारी होती थी लोग बाहर जाते थे। सड़कों का विकास हुआ है, जो सड़कों में गड्ढे थे वो भी सड़कें के गड्ढे भरे गए, पूरी सड़क 4 लेन बनी हुई है और बहुत विकास हुआ है। और यहाँ तक कि रेलवे का विस्तार भी हमारे राजू भैया सांसद जी ने प्रस्ताव रखा है, रेलवे का विस्तार भी हो रहा है और रेल लाइन भी आ रही है और कासगंज से जोड़ी जा रही है। एटा की एक दुर्भाग्य है कि एटा के निधौली कला से हमारे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह भी जीते थे और एटा से ही एक यादव जो क्या नाम था उनका रामदेश यादव भी एटा से जीत के मुख्यमंत्री बने थे। और आज हमारे कल्याण सिंह जी के बेटे राजू जी जो हैं वो मुख्यमंत्री के बेटे और एटा के सांसद हैं। और इस हिसाब से जिस तरीके से एटा का विकास होना चाहिए था, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं किसी एक दल की या किसी एक पार्टी की, उस विकास के हिसाब से एटा जो है आज भी बहुत पिछड़ा है और पिछड़ा 20 साल 30 साल जो भी वक्त गुजरा है उस हिसाब से आगे भी भविष्य हमको जो है सुधार का या विकास का नहीं दिखाई दे रहा। लोग कह रहे हैं कि सड़कें बनी हैं, तमाम सारी चीजें। ये तो एक बटरेचुअल एक चीज़ है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी सड़कें बनाना
या डॉक्टर मेडिकल बनाना या और भी ये सब सिस्टम में आता है। इसमें ये कहना चाहिए कि इस गवर्नमेंट ने बना दिया है या उस गवर्नमेंट, ये एक अलग चीज़ रही, हर गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन खास तौर से इंडिविजुअल एक एटा जिले के लिए विकास की जो बात होती है, एटा को डेवलप करने की बात होती है। डेवलपमेंट की आपकी परिभाषा क्या है? आप एटा के लिए डेवलपमेंट की परिभाषा ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे उद्योग होने चाहिए, व्यापार होना चाहिए, यहाँ पर आगे फैक्ट्रियाँ लगना चाहिए और विकास के लिए जो देखिए एक डेवलपमेंट जो होता है वो फैक्ट्रियों से होता है। जब फैक्ट्रियाँ आती हैं तो यहाँ के 50 आदमियों को काम भी मिलता है और व्यापार भी बढ़ता है। वो उस तरीके से व्यापार के हिसाब से एटा का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कहीं न कहीं डेवलपमेंट की मांग है, एक विकास की मांग है जहाँ पे रोजगार लोगों को मिल सके। अब डेवलपमेंट तो आपको दिखाई दे रहा है, कचहरी पे जाना इतना बड़ा गड्ढा है, उसमें पुलिस का उल्टा लगा हुआ है। सड़क इतनी अच्छी बन रही है, गलियों में चले जाना, सीवर लाइन खुदी है तो लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, लग रहा है कोई गिर जाएगा। ये तो खुद दिखाई दे रहा है कि कितना डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है। एटा के डेवलपमेंट को लेकर के एटा का डेवलपमेंट तो बहुत सारा हुआ है, जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरे देश में ही है, वो एटा पे भी असर है। आप अगर महिलाओं के अत्याचार की बात करेंगे तो पूरे देश में ही हालात आपको पता है, मणिपुर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है महिला पे। एटा की बात कर रहा हूँ। एटा में कुछ नहीं हुआ है। जिन रोडों की ये बात कर रहे हैं यूपीए सरकार की पास करी हुई मेन जो हाईवे जा रहा है यूपीए सरकार के वक्त का है। अगर आप जवाहर तापी योजना की बात करेंगे यूपीए सरकार का है। रेलवे लाइन की एक बात हुई कि रेलवे लाइन के लिए अभी कुछ 2 महीने पहले बजट उसमें पास हुआ है। अब बजट वो कैसा पास हुआ ये समझ से बाहर है। 10 साल हमारे सांसद जी यहाँ रहे, बड़े नेता हैं हमारे, उनके वालिद साहब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। अगर वो चाहते पहले बजट में ही एटा में रेलवे लाइन आ सकती थी। इच्छा शक्ति की बात है, ऐसा कुछ नहीं, सब ढकोसलेबाजी है। अगर रेलवे लाइन लाना चाहते वो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे बड़े नेता हैं वो, हमारे यहाँ से सांसद, उनके वालिद साहब भी मुख्यमंत्री रहे। ये सारी सब कहने की बात है। अब जो छोटे मोटे कामों की अगर बात आप गिनाएंगे कि गलियाँ बन रही तो गलियाँ तो बनेंगी। गलियाँ तो एक तो ये रेगुलर प्रोसेस है गलियाँ बनने का, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सवाल तो कांग्रेस से भी पूछा जा सकता है कि आप भी 60 साल शासन सत्ता में थे तो एटा में क्यों नहीं रेलवे लाइन? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। जब से कांग्रेस सत्ता में रही है, शुरू में रोहनलाल चतुर्वेदी जी हमारे यहाँ से सांसद रहे हैं और उन्हीं के वक्त का ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। उन्हीं के वक्त की जितना भी डेवलपमेंट है उतने वक्त का ही है, उसके आगे 1 इंच नहीं बढ़ा है। किसी से आप पूछ लीजिए, यहाँ इतने लोग खड़े हुए हैं। देखिए नारेबाजी नहीं। ये महिला सुरक्षा को लेकर के बड़ी बात होती है। क्या वाकई एटा में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कुछ दिखाई देता है? जी दिखाई देता है मुझे बहुत। पहले जैसे हम लोग निकलते थे तो हम लोगों को डर लगता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। और दिन में भी निकल बहुत ज्यादा दिक्कत थी, अब तो रात में भी जा सकते हैं, 12 बजे भी, 1 बजे भी, कोई दिक्कत नहीं। हर टाइम पुलिस, हर चीज की व्यवस्था हम लोगों को दिखती है और बहुत अच्छा महसूस होता है। बात चाहे महिला सुरक्षा की हो चाहे डेवलपमेंट की हो, लोगों की अपनी अपनी राय है। क्या राय है आपकी? देखिए, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि विकास की बात से ये बात शुरुआत हुई है। मैं सभी को बता दे रहा हूँ, एटा का पहला विकास क्या था। एटा की जो पहचान थी गुंडागर्दी के नाम से थी। यहाँ जमीनें लूटी जाती थी, पकड़ होती थी, अपहरण होते, दिनदार मर्डर होते थे, व्यापारियों को थैले छीने जाते थे। अब एटा में जो विकास हुआ है, एटा में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज आया है। जो एक समस्या थी लोगों की, मेडिकल कॉलेज में 1 रुपए का पर्चा बनवाइए, अब जो है MBBS डॉक्टर है, सारे ट्रीटमेंट फ्री होंगे यहाँ पर। दूसरा, एटा में हाईवे जो बना है बहुत अच्छा बना है, हम लोग उस पर जाते हैं तो लगता है कि हम लोग विदेश में आए हुए हैं। तीसरा विकास, यहाँ पर जो है केंद्रीय विद्यालय खुला हुआ है। और चौथा विकास, यहाँ पर जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज आए हुए हैं। इस तरह से एटा ने 10 साल के अंदर बहुत डेवलप किया है। आपने पावर प्लांट की बात करी थी। एशिया का सबसे पावर प्लांट बन के चालू हो गया यहाँ पर। और ये कह रहे रोजगार की बात, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आई है जिसमें हजारों आदमियों को रोजगार मिलेगा। और रेलवे लाइन की बात है, अभी 289 करोड़ का रेलवे बजट पास हुआ है, जो एटा खासगंज का डेवलप करेगा, विकास से जोड़ेगा उसको। क्या कहना चाहते? देखिए सर, मैं युवा व्यक्ति हूँ और मैं युवाओं की बात रखना चाहता हूँ। सरकार ने इसे बहुत दिया, उसे बहुत दिया, डेवलप किया, विकास किया, लेकिन युवाओं को क्या दिया? क्या दिया युवाओं को? सिर्फ ठोकरों के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एक युवा का मुद्दा, दूसरा मुद्दा ये उठाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लगे हैं, कहाँ पढ़ाई रखी उनमें? सभी कुर्सी डाल के बैठे रहते हैं डॉक्टर, वो मास्टर। और यदि मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मेडिकल कॉलेज का एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। कितने MBBS है वहाँ पर? मुझे आज लिस्ट बना के दे दो।
सब डी फार्मा वाले भरे पड़े हैं उसमें। MBBS अगर वहाँ है तो बताओ, MBBS अलग बैठे हुए हैं। ठीक है राजू भाई, 10 साल, इससे पहले 70 साल से बीजेपी सरकार नहीं थी, उससे पहले तो कांग्रेस यहाँ जो भी सरकार रही हो, उन्होंने 10 साल में डेवलपमेंट, मतलब 70 साल में डेवलपमेंट नहीं किया। और 10 साल में आप लोग कह रहे हैं 10 साल में इतना डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे कि आपको मेरे भाइयों ने बता ही दिया, जितने बड़े बड़े भाई हैं, कि सरकार का हॉस्पिटल है, रोड है, मेडिकल कॉलेज, ये सारे आपको बता दिए। इतने इससे यार डेवलप और क्या चाहिए। रेल लाइन का आपका विस्तार भी हो चुका है हर तरीके से, और महिला सुरक्षा भी आपके लिए 24 घंटे आप देखिए, 24 आवर, रात में भी आप चाहेंगे निकल के जाएंगे, पुलिस की गाड़ी आपके पीछे लगेगी। महिलाओं को इससे सुरक्षा और क्या चाहिए। महिला छोड़ो, पुलिस को भी इतनी सुरक्षा है। आप बैग लेके जाइए, 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए आप लेके जाइए, आप सुरक्षित जा सकते हैं अपने घर पे। पहले आप 50,000 आए भैया और छीन लिए और चले गए, ये थोड़ी सा तरीका होता है। किस तरह से देखते हैं यहाँ की राजनीति को, यहाँ के डेवलपमेंट? विकास तो हुआ है, पर विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। सड़कें बनती हैं, बनने के साथ ही टूट भी जाती हैं। ये भी एक विकास की परिभाषा है। अभी कुछ सड़कें बनी और 1 महीना नहीं बीता वो टूट गई, उनकी पेचिंग हो गई। ये विकास है। मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं है। मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छा है, स्टाफ भी है, सब कुछ दिखता है, पर दवाएं नहीं है। और डॉक्टर को जो इलाज मिलना चाहिए, पेशेंट को जो मेन उद्देश्य था कि हमारा पेशेंट जिले से बाहर ना जाए, पर मेडिकल कॉलेज है, ऐसा मेडिकल कॉलेज जहाँ पे सबसे पहले रेफर किया जाता है। अब एटा की तमाम सारी राजनीति को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, और हमारे ख्याल से कुछ तटस्थ भी हैं राजनीति से। तो कैसे आप देखते हैं एटा की राजनीति? सबसे पहले दूरदर्शन को धन्यवाद। चुनावी मौसम में ही सही, एटा के लिए कुछ सार्थक बहस का आपने मंच दिया। यहाँ की फाइलों में एटा का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। आपने अपने रेफरेंस पॉइंट में एटा के घुंघरुओं की बात की, आपने अपने रेफरेंस पॉइंट में उस घंटे की बात की जो प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। एटा में कितनी संभावनाएं हैं, उसको जिस दिशा की आवश्यकता है। सोचो, एटा को 70 वर्ष लग गए। अगर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा न होती तो इस देश को पता नहीं लगता कि एटा के पास वो सामर्थ्य है जो यहाँ बड़ी ब्रास इंडस्ट्री डेवलप हो सकती थी। लेकिन हमें तब पता लगा कि एटा के पास ये संभावना भी है कि एटा अपने आप को इंडस्ट्री के तौर पर बड़ा कर सकती है। अगर प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा न होती तो इस देश को ये पता न लगता। और ये गरिमापूर्ण जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि जिस उसको दिशा देने के लिए आज भी जिस प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है एटा को, वो प्रतिनिधित्व एटा के पास नहीं है। दूसरी बात, इसमें से बहुत थोड़े से लोग जानते होंगे, एटा में गंडोड़वारा एक कस्बा है। टेक्सटाइल के रूप में उस कस्बे की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी कि वहां सिर्फ इस बात में कि अवसर नहीं मिले तो सारे के सारे बुनकर उसको छोड़ के पलायन करके गुजरात चले गए। एटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती, यदि यहाँ ऐसा प्रतिनिधित्व होता जो एटा की संभावनाओं को तलाश पाता। तो बात क्या है कि यदि हम एटा को इस चुनाव में सेंट्रलाइज नहीं करेंगे, केंद्र में नहीं लाएंगे, तब मुझे लगता है ये एक और वैसा ही चुनाव आएगा जहां झूठे वादे होंगे, जहां बड़े गहरे गहरे नारे होंगे। लेकिन एटा इस अमृत काल में इस प्रतीक्षा में है कि कोई ऐसा एक अमृत पान आए जिससे एटा सबल हो जाए, सजग हो जाए, फिर से जी उठे। इस अपेक्षा में हम सब खड़े हैं। और मैंने आपको शुरू में धन्यवाद दिया और आखिरी में फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने जो सार्थक मंच दिया है जहां हम कम से कम अपना पक्ष रख पा रहे हैं। सबसे पहले तो रोजगार चाहिए हम लोगों को, चाहे 100 रुपए का रोजगार मिले हमें सरकार से। इस सरकार को 14 में सब लोगों ने इसलिए बनाया था कि ये सरकार हमें रोजगार देगी, लेकिन ये सरकार और सरकारों से भी बदतर निकली। इसने तो उनसे भी खराब किया। जो कुछ भी कहना हो कह लीजिए, लेकिन कार्यक्रम को ढंग से चलने दीजिए। भैया, मैं कार्यक्रम को नहीं रोक रही। बात ये है, अगर हमारी सरकार के प्रति ये लैंग्वेज संभाल के बात नहीं करेंगी, उल्टा सीधा बोलेंगी हमारी सरकार के लिए, तो मेरे मुंह में दही नहीं जमाए। मैं भी बोलना जानती हूँ। बात मैं कर रहा हूँ, एटा के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। एटा में डेवलपमेंट जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, एटा में डेवलपमेंट हुआ है। पहले कितना था, गड्ढों में होके जाते थे, आज रोड भी बन रही। 10 साल में कितना विकास चाहिए? 70 साल से जो विकास नहीं हुआ, आज वो 10 साल में योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए किया है। 33% आरक्षण हम महिलाओं को दिया है। हमारे 4 छपाल निकल रहे हैं राजू भैया, कमल का फूल निकल गया। चीज अच्छी लगती थी जो लड़कियों को घर में से लेके जाते थे, घर में घुसे 4 लड़कों को अंदर किया, लड़कियों को खींच लाया, वो चीज अच्छी थी पहले। अब वो चीज है नहीं है ना, तो बुरा तो लगेगा। तो बुरा तो लगेगा ना। हर चीज बढ़िया है तो अब आदमी को बुरा तो लगेगा ना। अब ये मन है ना, गुंडे आ कैसे नहीं रहे हैं और वो कभी नहीं आ पाएंगे। राजवीर सिंह राजू भैया जी
जब से सांसद हुए 2014 से, तब से उन्होंने एक एक चीज को समझकर और एक कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप कार्य को करना, चाहे छोटा काम सीवर लाइन हो, मेडिकल कॉलेज हो, जवाहर तापी योजना हो, नवोदय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, बाईपास हो, ITI हो, अन्य अनेक विकास के कार्य माननीय सांसद जी ने इस एटा लोकसभा में कराकर इस लोकसभा का विकास करके इसको अग्रणी लोकसभा के रूप में लाके खड़ा किया। एटा में बदमाशी तो अनगिनत थी। जिस मोहल्ले में जाओगे 4-6 लड़के कोने में बैठे होते थे, ले तमंचे। आज की डेट में ऐसा नहीं है। अब लोग अपने व्यापार पे जाते हैं, अपनी नौकरी के लिए जाते हैं। एटा जैसे छोटे जनपदों पर विशेष ध्यान दिया गया और इसका उदाहरण स्वरूप एक उदाहरण है कि ये जो जवाहर तापीय परियोजना थी, इसके साथ साथ उन्हीं के निर्देशों में और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से यहाँ 2 सीमेंट फैक्ट्रियों का के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ और उनका जल्द ही शिलान्यास कार्यक्रम स्थापित होने, चूंकि ये चुनावी अधिसूचना जारी हो गई थी तो शिलान्यास नहीं हो पाया। उस उद्योग के स्थापित होने से लगभग 20 से 25 हजार बेरोजगार नागरिकों को उसमें रोजगार मिलेगा। मेरा नाम अनुपम मिश्रा है। मैं किसान क्रांति दल से मेरी पार्टी का टिकट मिली है। मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ, इस सरकार को हम क्यों लाए थे ये बताइए पहले आप इन सब पूरे चारों लोगों से। इस सरकार को हम क्यों लाए थे? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा गुंडागर्दी का था। केवल इसी वजह से हम इस सरकार को लाए थे। तो गुंडागर्दी खत्म हो गई क्या? क्या खत्म हो गई? एक मिनट खत्म हो गई। वो बात कर रहे हो इनसे वो गुंडे कहाँ गए? वो गुंडे कहाँ गए बताइए? वो गुंडे तुमने रख लिए अपने पास। एक अच्छा सवाल रेज हुआ है कि आप एक प्रत्याशी हैं, तो प्रत्याशी हैं तो क्या करेंगे आप अपने बारे में? ठीक है। पहले तो सबसे पहले मैं किसानों की तरफ से प्रत्याशी हूँ। पहले नंबर तो पहले मेरा जो मुद्दा होगा किसान आयोग का गठन करना। पहला फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा, सभी किसानों को कर्ज मुक्त करना। ठीक है। तीसरा, रोजगार दिलाना बेरोजगारों को। अब मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि पंडित रोहन लाल चतुर्वेदी एटा में रेल लाइन लेके आए, हिंदुस्तान लीवर लेके आए विकास के नाम पे, ठीक है ना। और अभी जो विकास हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। और जो रेल विस्तार की बात की जा रही है, सब लोगों ने टीवी पे बजट देखा कि उसमें कहीं नाम आया एटा का? केवल पत्र एक आ जाता है और वो 3-4 बार आ चुका है ऐसा। और जो मेडिकल कॉलेज की बातें कर रहे हैं हमारे सभी भाई लोग, उसके लिए जमीन नहीं मिल रही थी एटा में, तब ब्राह्मणों ने अपनी संस्था से जमीन दी है। वहाँ पे दिया कि नहीं? सभी लोग बताओ भाई। ब्राह्मणों ने अपनी संस्था की जमीन दी है, तब जाके मेडिकल कॉलेज बनाए। ये ब्राह्मणों की देन है। तो विकास रोहन लाल चतुर्वेदी ने कराया। जो पावर हाउस आया है वो अखिलेश की देन है। हाँ, ये अलग बात है कि इन्होंने बजट देके बाबा योगी ने आगे बढ़ाया। और रही बात गुंडागर्दी की, तो योगी जी का हिसाब है ये कि गुंडागिरी न हो। हम यही चाहते हैं हमारी ओल्ड पेंशन हो, अर्ध कर्मचारी की, अर्ध सैनिकों की। हम OPS कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। युवाओं को मानसिक विकलांग कर दिया। उनसे ये पूछो कि फलाने राजा ने, फलाने शासक ने कब से कब तक शासन किया, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन वो ये जरूर बता पाएंगे कि कांग्रेस ने हिंदुओं को दबाया, मुस्लिमों का उत्थान किया। जबकि कांग्रेस नेशनल इंटीग्रिटी की सपोर्टर रही शुरू से। सामाजिक सौहार्द एकता की बात करने वाली अगर सरकार रही तो वो कांग्रेस रही। 4 गुंडे आते थे और पूरे EVM पे कब्जा कर लेते थे। EVM बंद कर दिया। मीडिया को ये कहते हैं मीडिया खरीद लिया। तो इनको किसी पे विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। अब इनको किसी पे विश्वास है नहीं, ये इन पे कोई विश्वास नहीं है। गठबंधन इनकी बारात घूम रही है, कोई दूल्हा नहीं है, इसलिए ये बौखलाहट में है। इसलिए न उनको विकास दिखाई दे रहा है, न कुछ दिखाई दे रहा है इनको। कांग्रेस लगातार हाशिए पे जा रही है, लगातार डाउन हो रही है और अन्य सारी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब डाउन होती चली जा रही हैं। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता दीवानों की तरह उसको वोट देकर जिता रही है और अधिक से अधिक मात्रा में जिता रही है? कुछ तो अच्छे कार्य किए होंगे। सुनो,
लेकिन सुनो, मेन मुद्दे पे कोई नहीं आएगा। अरे मेन मुद्दे पे कोई नहीं आएगा, ना बीजेपी वाले आएंगे ना ये कांग्रेस वाले आएंगे। इनका कांग्रेस वालों का एटा में कोई वजूद नहीं है। और सुनो, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस वालों के 10,000 वोट पड़ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कितने वोट निकल आएंगे, इनके अटल बिहारी जब हार गए थे तो कांग्रेस की सरकार ने उनसे अपने प्रत्याशी अपने सांसद से इस्तीफा दिलवा के इनके अटल को भेजा था संसद में। बात विकास की चल रही है, बात विकास की चल रही है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा या बसपा हो। मैं एक आम जनता के तौर पर ही बात करना चाह रहा हूँ, मैं क्योंकि किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ। जब हम विकास की बात करते हैं तो राजनीति जातिगत क्यों करते हैं? अगर आप विकास की बात करें तो हमें भी प्रत्याशी वो देना चाहिए जो संपूर्ण विकास के लिए योगदान दे। एटा में तापमान 41 डिग्री के करीब ऊपर है और राजनीतिक तापमान की अगर हम बात करें तो हमारा कार्यक्रम ये बताता है कि कितनी राजनीतिक समझ के साथ लोग यहाँ पर अपने विचार रखते हैं। अमीर खुसरो की इस धरती से विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, एटा।